कितने अंतिम संस्कार आपने अब तक? मान के चलिए 5,500 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो जैसे लोगों को लगता है कि राह चल रहे हैं, कोई बॉडी मिली, मैंने उठाया और जा करके उसका क्रिमेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है, ये काम हर काम करने। पॉलिटिक्स में किसी तरह का इंटरेस्ट है, रुचि है? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे। कपटी बचपन और भोला दुशासन, चीखती लाशें और उस पर खामोश रिश्ते, सूनी राहें और चहलकदमी करते शमशान, रोता सावन और उस पर खिलखिलाते बूढ़े, बेरंग रंगोली और लाल लाल आंसू, निशब्द कविता, पहेलियों से भरा कोरा कागज, प्यार में डूबा खंजर और नफरत में घुला संगीत, अनजान जीवन साथी और जाना जाना सा प्रेमी, रकीब से रिश्ते और रहबर सा दुश्मन। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। नाम है वर्षा वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ना जाने कितनी लावारिस लाशों को आज उन्होंने अंतिम संस्कार करा चुकी हैं। कई लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर चुकी हैं। फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाती हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि कितनी चैलेंजिंग जॉब है उनकी और यहाँ तक कैसे पहुंची। वर्षा वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। वर्षा वर्मा जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में एक बार बताएं। बहुत लोग सोशल मीडिया पर हमेशा हम देखते हैं कि आपकी बातचीत होती रहती है। यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, कितना चैलेंज देखने को मिला आपको, और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है कि 14 साल की उम्र से ही आपका रुझान, आपका मन करने लगा था कि लोगों की मदद की जाए। जी। तो वहां से अब तक का सफर कैसा रहा और क्या करती हैं आप? मुझे लगता है कि जितनी हैपनिंग लाइफ मेरी है, मैंने अपनी लाइफ में किसी की नहीं देखी कि इतनी हैपनिंग है, इतनी सारे पड़ाव हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए। और जो पड़ाव हमारे जीवन में जितने भी आते गए हैं, जैसे कहते हैं लोग कि जब आप स्पोर्ट्स में इतनी रॉकिंग थी तो फिर आपने सेवा को क्यों चुना, उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगता है कि जिस वक्त वर्षा की ज़रूरत समाज को जिस रूप में चाहिए थी, उस रूप को मैं समाज को हम देते गए और जीवन में आगे बढ़ते गए। क्या करती क्या हैं आप? एक बार जरा अपना काम करने का तरीका बताएं। जी। फ्री एम्बुलेंस देती हैं आप लोगों को, लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं, इसके अलावा और भी कुछ करती हैं? देखिए, ये पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये काम नहीं, मेरी ये सेवाएं हैं जो एक अंदर से आती हैं चीज़ें, और मुझे अब सेटिस्फेक्शन किसी और दूसरे काम में नहीं मिलता है, तो मैं ये सेवाएं देती रहती हूँ। जो सर्विसेज सिर्फ लखनऊ को कवर कर रही थी कोरोना के समय, वो ऑल ओवर यूपी को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करती हैं, शव वाहन के रूप में और एम्बुलेंस सर्विसेज के रूप में। इसका क्राइटेरिया ना किसी बड़े औहदेदार व्यक्ति से लिखवाने से है, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं। सिंपल, ज़रूरतमंद और गरीब हैं अगर आप, तो क्राइटेरिया पे आप फिट होते हैं। और फर्स्ट कम फर्स्ट, चूँकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, तो जो भी पहले में मुझे इस कॉल पे मुझे बता देता है, अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, तो डेफिनेटली उनको नहीं। तो जैसे किसी लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब है, हाँ, और उसके कोई कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, और वो मान लीजिए गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, गाजीपुर, गाजियाबाद का रहने वाला है, तो उसको आप एम्बुलेंस प्रोवाइड कराएंगे और उनको और उनके परिवार को आप वहां तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। शव है तो शव वाहन प्रोवाइड कराएंगे, और अगर पेशेंट ठीक हो गया है या उसको लाने ले जाना है तो एम्बुलेंस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर बहुत गरीब है, उत्तर प्रदेश के बाहर भी नहीं, 2 से 3 बार हमारी गाड़ियां यूपी के बाहर भी गई हैं और एक बार मैंने एयर सर्विसेज भी दी। कितनी एम्बुलेंस है आपके पास? 3 एम्बुलेंस हैं और तीनों से ही आप पूरी। और अगर कई बार तो इमरजेंसी होती है, कई ज़्यादा लोग आ जाते होंगे या फिर फ़ोन करते होंगे ज़रूरतमंद। बिल्कुल, तो उसमें से हमें देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हम ये रखते हैं कि अगर कोई वेट कर सकता है तो हम उसको उस केस को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, कई लोग फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं ऐसी सर्विसेज जब होती हैं, सुविधा मिल रही होती है तो। बिल्कुल, फ्री, हाँ, फ्री की सर्विस में मुझे लगता है धनी से धनी व्यक्ति को अगर फ्री की कोई चीज़ मिल जाए तो वो छोड़ता नहीं है। तो ये हमें थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, थोड़ा सा रूड होते हैं हम, और थोड़ा सा वर्कआउट हमारा ज़्यादा बढ़ता है, और लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है, टफ डिसीजन लेना पड़ता है, लेते हैं हम। नहीं तो उसको क्या क्राइटेरिया है, उसको फिल्टर कैसे करते हैं आप लोग? मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी केसेस आते हैं वो सिर्फ मेरे पर्सनल नंबर पे आते हैं। मैंने अब तक कोई दूसरा नंबर इसलिए नहीं वायरल किया है या किसी अपनी टीम पे नहीं छोड़ा है कि कहीं से एक पॉइंट भी कोई
ज़रूरतमंद व्यक्ति रह जाए और कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठा ले जाए। ये सारे मेरे पर्सनल नंबर पे आते हैं, तो कॉल को, जो भी कॉल आती है उसको वेरीफाई हम अपने लेवल पे करते हैं। वेरीफाई करने के बाद मैं डिसीजन लेती हूँ, तब ये केस हमारे ड्राइवर या अटेंडेंट के पास जाता है। लावारिस लाशों को का अंतिम संस्कार आपने खुद किया है, आप बता रही थी अभी ऑफ द रिकॉर्ड, हमारी जब बात हो रही थी तो मैम ने बताया कि भाई उन्होंने खुद किया है अंतिम संस्कार सारे। मैं इसमें कितने कोशिश अंतिम रहती है कि संस्कार कर टीम चुके हैं मेंबर्स का हम सहारा ना ले, कोशिश रहती है कि इस जेन्युइन काम को हम अपने कंधों से ही कितने करें। अंतिम संस्कार आपने अब तक? मान के चलिए 5,500 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। लावारिस लाशों का? लखनऊ हाँ, लखनऊ में। मैं कंधे हमारे 2 ही हैं, तो मैं लखनऊ के बाहर कैसे कवर कर। अच्छा, कोरोना में आपने बड़ा काम किया है, बहुत चर्चाएं हुई थी आपकी, और सारे न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि भाई वर्षा वर्मा बहुत चर्चा हो रही थी और बहुत तारीफ हो रही थी आपकी। जी। उस दौरान कोई चैलेंज देखने को मिला आपको कि उस समय तो कोई बॉडी छू भी नहीं रहा था, बहुत पैसे वाले लोग थे, कोठियां थी जिनकी, वो अपने माँ बाप या फिर बच्चों के बॉडी को हाथ नहीं लगा रहे थे, तो वो उस समय कैसे किया आपने? पीपीटी किट चाहिए होती उस समय, बिल्कुल, तो कैसे किया? देखिए फाइनेंशियली अगर आप कहेंगे तो लोगों ने जब चीज़ें हमारी वायरल हुई हैं, हॉस्पिटल में जब मैं जाती थी, फर्स्ट डे तो मैं बिना पीपीई किट के ही गई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली हमारा चीज़ें करनी क्या है। एक हमारे ऊपर ऐसी विपदा आई जिसकी वजह से मैंने ये टफ डिसीजन लिया कि मुझे नेक्स्ट डे से एक फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज देनी है। सिर्फ एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए सोची थी, और जब ज़मीनी हकीकत मैंने ये देखी तो मैंने एक सेवा जो और ज़्यादा बराबर की जो मुझे लग रही थी कि ज़रूरत है, वो थी ऐसे 2 कंधों की जो अंतिम संस्कार करा पाए। तो न सिर्फ हमने उस समय एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी और अपने कंधे भी प्रोवाइड कराए, क्योंकि लोग नहीं थे वहाँ पे। अगर देखिए तीमारदारी का तो वहाँ पे क्राइटेरिया ही नहीं था अस्पतालों में, और जो डेथ हो रही थी, डेथ के बाद बॉडी को घर जाना नहीं हो रहा था, तो वो कुछ ऐसे क्राइटेरिया था जिसमें लोग मिल ही नहीं पा रहे थे। जो लोग एडमिट हुए वो सीधा शमशान घाट ही जा सकते थे। तो और लोग डर के मारे शमशान घाट आते नहीं थे, और अगर आ भी गए तो छूते नहीं थे। तो उनको भाई जब छूने की इजाज़त नहीं है तो मोस्टली मुझे लगता है कि लोग आए ही नहीं हैं। तो वो बॉडीज़ जो हमें अस्पताल से मिलती थी, या मान लीजिए कि कोई महिला ही रह गया, महिला नहीं कर पाती है, तो हम उनके साथ जाते थे। एक मुझे याद पड़ता है, एक बिटिया थी जो लगातार रो रही थी, और मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, सब्र से तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की डेथ हो रही थी। तो उसने मुझे बहुत तेज चिल्लाते हुए, बल्कि छोटी सी बेटी थी, मुझे लगता है 8th-9th की लड़की रही होगी, उसने मुझे बहुत चिल्ला करके मेरी ही वैन में मेरे ऊपर गुस्साई कि आपको कुछ पता भी है जो इस तरह का वो नसीहत दे रही है मुझे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो बताने लगी कि मेरा छोटा भाई कल एक्सपायर किया था, आज ये बड़ा भैया हो गए, और मंझला भाई मेरा अंदर एडमिट है, और पापा को जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं, और ये मेरे साथ मेरी माँ बैठी हुई है, ये तीमारदारी करेगी अभी। तो ऐसी भी फैमिलीज थी। तो ये चीज़ें लोग कहते हैं कि ऐसे टूटता है। मैं इस स्थिति से और ज़्यादा अपने आप को मजबूत पा रही थी कि मुझे अब और ज़्यादा मुझे लगना पड़ेगा ना, तभी तो चीज़ें, भाई अंजाम कैसे हम दे पाएंगे चीज़ों को। अगर हम आपकी एक स्टोरी से अगर मैं टूट जाऊं तो मैं फील्ड पे कैसे टिक पाऊंगी? तो वो आपकी स्टोरी मुझे तोड़ नहीं रही थी, वो उनकी स्टोरीज मुझे और ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर रही थी और प्रेरित कर रही थी कि मैं फील्ड पे रहूं। अच्छा, इसमें तो काफ़ी पैसा भी लगता है। बिल्कुल। अभी आप एम्बुलेंस चला रही हैं, उसमें डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर का खर्चा। बिल्कुल। और अभी आप बता भी रही थी कि आप अगर बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो रास्ते भर में आप खाना भी प्रोवाइड कराती हैं, उसका खर्चा, अंतिम संस्कार का खर्चा जो कि आप अभी भी लावारिस लाशों का कर रही हैं। हाँ। तो उसमें बहुत पैसा लगता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि बैकअप क्या है, आप कैसे मैनेज करती हैं, इसका बेस क्या है? आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। प्रभु की इतनी कृपा हमेशा से बनी रही कि मुझे कभी भी अप्रोच नहीं करना पड़ा किसी से। अब या तो ये काम जो हमारी जो सेवाएं जाती हैं, लोग जानते हैं कि इतनी ग्राउंड लेवल की हैं, इतना लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो चुका है हमारे ऊपर कि वो स्वयं से बिना कहे हमारे जो हमारा एनजीओ का जो अकाउंट है उसमें वो टाइम टू टाइम वो सेंड करते रहते हैं। और जैसे कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मुझे याद पड़ता है कि आज मुझे लगता है कि अब आज के बाद का, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने
शिक्षा अडॉप्ट कर रखी है। बहुत सारे घरों में राशन जाता है, कुछ घरों में पक्का खाना टिफ़िन जाता है जो बुज़ुर्ग नहीं बना पाते हैं। कुछ लोगों को रोज़गार का हमने प्रॉमिस कर रखा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ अलग-अलग अस्पतालों में हमारे सेशन चलते हैं, सेशन के साथ-साथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये मोटा खर्चा हमारा रेगुलर का है, हर महीने का है। अब जब कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब आज के बाद मुझे लग रहा है कि अब प्रॉब्लम आने वाली है, और आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जिस दिन मैं ये सोच लेती हूँ उस दिन कहीं ना कहीं प्रभु इतनी मदद करवा देते हैं कि हमारा काम कभी नहीं रोक पाते हैं। जेन्युइन, हाँ, जेन्युइन काम हमारा। ये क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग, हाँ, क्या है क्राउड फंडिंग? क्या नॉट क्राउड फंडिंग, ये नहीं है, वो तो अप्रोच करना पड़ता है। मैंने बताया ना कि मैं अप्रोच नहीं करती हूँ। लोगों का जिनके ऊपर ट्रस्ट डेवलप है वो अपने आप हमें देते हैं अकाउंट में, और हमारा काम चलता रहता है। अच्छा, तो अब आगे, क्योंकि ये बड़ा कठिन काम है, और कहते हैं कि भाई अगर कोई भी काम करते हैं उसमें लीगल दिक्कतें बहुत आती हैं। अब लावारिस लाशों का आप अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, अब कोई गलत काम करके गया हो, या वो बॉडी क्या है क्या नहीं है, पेपर वर्क नहीं हुआ हो, पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो, और उसका अंतिम संस्कार हो जाए, फिर तो आप फंस जाएंगी। हम कोई भी बॉडी को, जैसे लोगों को लगता है कि राह चल रहे हैं, कोई बॉडी मिली, मैंने उठाया और जा करके उसका क्रिमेट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है, ये काम हर काम करने का। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप एक बॉक्स में आटा रखते हैं, और जब आपको रोटी बनानी होती है तो क्या आप बस आटा उठाते हैं, उठा करके आग में झोंक देते हैं तो रोटी नहीं बनेगी ना, वो तो जल जाएगा आटा। हर काम का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। आटा आप निकालेंगे, फिर उसमें पानी डाल के गूंदेंगे, उसके बाद में उसको बेलेंगे, तब करके वो रोटी बनेगी, और तब भी नहीं बनेगी जब तक आप उसको दोनों तरफ तवे पे नहीं डालेंगे। तो हर काम का एक तरीका है। मेरे काम का भी यही एक तरीका है कि कोई भी बॉडी में ऐसे सड़क राह चलते कोई भी इंसान को, किसी को इतना हक नहीं है। तो अगर मान लीजिए मुझे कभी मिलती भी है तो मुझे जिस एरिया में मिलती है, मुझे उस थाने में इसको इन्फॉर्म करना होता है, उसकी नोटिस चस्पा होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, 72 घंटे बॉडी रखी जाती है। उसके बाद वो अगर कोई बीच में बॉडी को लेने आ गया, उनका कोई तीमारदार, तो बॉडी उनको सुपुर्दगी दी जाती है, और नहीं आता है तब जाकर के वो बॉडी मुझे मिलती है। तो ये एक तरीका है। इस तरीके के बिना कोई शॉर्टकट मैं कभी ना इस्तेमाल करती हूँ, और नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लीगल एक तरीका है, इसी में लिखा पढ़ी में है। कल को आपके ऊपर कभी कोई बात आएगी तो यही कागज आपको बचाते हैं। कई बार पुलिस वाले भी फोन कर देते होंगे कि चलिए आप बहुत सारे हमारी थोड़ी टेंशन कम होगी। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि हर थाने पे मेरा नंबर वायरल है, हर अस्पताल में वायरल है। तो जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ पे नहीं अपनी सेवाएं देती हूँ, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसके पास पैसा है वही जाएगा। सरकारी में जेन्युइन गरीब आदमी जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड पे आश्रित होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सर्विसेज सरकारी अस्पतालों में होती है, और हमारे जो केसेस हम जो हैंडल करते हैं, जो हमारे पास कॉल आते हैं, वो सब सरकारी अस्पतालों के होते हैं। गरीब तबका। हमने फंडिंग की बात की, तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकती हैं, सरकारों से भी बात कर सकती हैं। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि पता नहीं क्यों मैंने आज तक ना की है, और ना मेरी आदत है कि मैं अपनी तरफ से क्यों अप्रोच करूं। सरकार की तरफ से कि आप बताइए हम मदद करते हैं, या एनजीओ चला रहे हैं। देखिए, ये कोरोना के समय गवर्नमेंट को तो हम नहीं कहेंगे ऐसा। हाँ, सम्मानित मुझे सबने किया है। सम्मानित मुझे माननीय योगी नाथ जी ने भी किया, सबने किया है मुझे। उस समय मुझे याद पड़ता है, कोरोना के समय जो इस समय नहीं है, दुनिया में नहीं रहे, माननीय आशुतोष टंडन जी। अच्छा। जी, तो उन्होंने सबसे पहली हमें एम्बुलेंस, उन्होंने ही हमारी सेवा पे विश्वास करके सबसे पहली एम्बुलेंस दी थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अब तक सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस जिस भाव से उन्होंने दी थी, सबसे ज़्यादा उनकी ही एम्बुलेंस चली है। हाँ, और बीच में संयुक्ता भाटिया जी ने हमें एक टाइटल दिया था। हाँ, मेयर, जो हमारी एक्स मेयर थी, उन्होंने हमें एक टाइटल दिया था कि लखनऊ की बेटी। वो उसके साथ साथ उन्होंने कुछ हमें प्रोत्साहित भी किया था। माननीय स्वतंत्र देव जी ने भी हमें अपने ऑफिस में बुला करके, तो वो उस समय का मसला था। उसके बाद चीज़ें ट्रस्ट पे ही चल रही है। हाँ, मुझे बताया कि मुझे मांगने के लिए कभी प्रभु ने कहा ही नहीं कि मुझे मांगने की जरूरत पड़े, बस चीज़ें का केस आता है और हैंडल हो जाती है। पॉलिटिक्स में किसी तरह का इंटरेस्ट है, रुचि है? देखिए, रुचि, मैं अब पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि मैंने आज तक अपने जीवन में कोई भी काम टारगेट बेस्ड नहीं किया है। किया है जो अपॉर्चुनिटी आई या
ज़रूरत आई, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। अपॉर्चुनिटी अगर आई वो, क्योंकि उसको हम पॉजिटिव उसमें लेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी आई तो वो भी नहीं छोड़ा, और अगर कोई ज़रूरत आई समाज में तो भी नहीं छोड़ा। लेकिन कोई टारगेट करके आज तक हमने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। तो और पॉलिटिक्स नहीं, हमेशा हमने देखा है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा फेमस हो जाता है या फिर अपने काम में आगे निकल जाता है तो वो पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा जाने लगता है। एक उनका फाइनल डेस्टिनेशन वही होता है। नहीं, अभी हमने क्योंकि समाज सेवा, और अगर आप पॉलिटिक्स में जैसे आप जैसे लोग जाएंगे तो वो भी एक तरह की समाज सेवा है। हालांकि अभी परिभाषा बदल गई है, अलग अलग तरीके की हो गई नेताओं की, लेकिन फिर भी जैसे आप लोग जैसे लोग जाएंगे तो और ज्यादा मदद मिलेगी लोगों को। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई तस्वीर बदलने का जीवन में कभी मौका आया, तो अगर ये अपॉर्चुनिटी आई तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैं तस्वीर बदल के दिखाऊं। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे कि नहीं, हमारा ऐसा कोई पर्सनल चॉइस है? नहीं, ऐसी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। 27 का चुनाव आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आएगा। चीजें ये चुनाव आते हो जाते रहते हैं, मुझे यही रहना है समाज के साथ। नहीं, ये ठीक बात है। अच्छा, आप लेखक भी हैं, आपने 3 किताबें भी लिखी हैं। बहुत मतलब इसके बारे में काफी चर्चा हुई है। अगर दर्शकों को कुछ सुना पाए, जिससे अगर आपने कुछ लिखा हो, कुछ लाइनें हो तो। बिल्कुल। एक हमारी कविता पोएट्री बुक आई थी कुछ समय पहले, और उसके बाद 2 आई हैं हमारी कॉफ़ी टेबल बुक्स, जिसको खुद डिज़ाइन मैंने किया था। अच्छा। और अब आने वाली है, मुझे लगता है कि अब जल्दी अगर आप लोग पढ़ पाएंगे तो वो होगी एक शॉर्ट स्टोरी बुक, जिसमें हर चीज़ें होंगी। आप थोड़ा सा मुझे अगर बता दीजिए कि मैं किस रस पे, थोड़ा सा जो समाज में जो गंदगी है उस पे। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपको सबसे आपके दिल के करीब हो वो आप सुनाएं, जिससे कि लोगों को मदद भी मिलती है, थोड़ा हौसला भी मिलता है। और चूंकि आप इतना काम कर रही हैं, आप लेखक भी हैं, इतना एनजीओ भी चला रही हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है एक अकेली लेडी कैसे इतना काम कर रही, समय कहाँ से मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर जो भी आप सुनाना चाहें। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी चीज़ें रखती हूँ जो समाज को, देखिए मैं कोई बहुत बड़ी लेखक नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी कवियत्री नहीं हूँ, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में जो मैं देखती हूँ और जो चीज़ें मुझे अंदर से झकझोर देती हैं, अगर शाम होते होते अगर मैं उसको एक कलम के द्वारा एक अपने कोरे कागज़ पे उतार देती हूँ तो थोड़ा सा एक रिलैक्स महसूस करते हैं मेंटली। तो बस इस वजह से मैं लिखती हूँ। कोई हमारा जो आप दिन भर देखती हैं या फिर लाइफ में देखा है, उसको मैंने कुछ शब्दों में पिरोया है, वो मैं बताती हूँ। कपटी बचपन, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो हम देख रहे हैं वही हैं सारी चीज़ें। कपटी बचपन और भोला दुशासन, चीखती लाशें। आपने कभी सोचा है कि ये जो लाशें होती हैं, जो एक जिंदा व्यक्ति जो लाशों में तब्दील होता है, उसके अंदर कितना कुछ होता होगा बताने के लिए, या वो लाश में क्यों कन्वर्ट हुआ है। हर व्यक्ति की नेचुरल डेथ नहीं होती है। तो उस व्यक्ति के अंदर आपको नहीं लगता कि वो लाशें चीख चीख के अपने अंदर से कुछ बताना चाह रही होती हैं? तो कपटी बचपन, आजकल बचपन आप देख ही रहे हैं कि बचपन कहीं से बचपन नहीं रह गया है। भोला दुशासन कितना बोला था, आप समझ ही रहे हो। समाज में जो चारों तरफ देख रही हैं चीज़ें, चीखती लाशें और उस पर खामोश रिश्ते। क्योंकि अगर आप गहराई से देखिए तो न जाने कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदा व्यक्ति को लाशों में तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जरूरी नहीं कि फिजिकली इंसान मरता हो, जब इंसान बातों से भी तो मरता है ना। तो चीखती लाशें और उस पर खामोश रिश्ते, सूनी राहें और चहल कदमी करते शमशान, रोता सावन और खिलखिलाते बूढ़े, बेरंग रंगोली और लाल आंसू, निशब्द कविता, पहेलियों से भरा कोरा कागज और प्यार में डूबा खंजर। आजकल प्यार की परिभाषा आपने देखी है? पहले प्यार हीर रांझा मतलब अपनी जान दे देते थे, और अगर आज का मोहब्बत है कि अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो हम तेजाब डाल देंगे या हम आपको मार देंगे, और हर कदम पे। तो ये
प्यार की इन लोगों ने परिभाषा ही बदल के रख दी है। एक इस कविता के साथ एक मैसेज ज़रूर मैं देना चाहूँगी कि ये जितना आप निगेटिविटी परोसते हैं, कोई भी, मैं सिर्फ मीडिया को नहीं कह रही हूँ, हम आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी, हम रील में ये कितने आप मारपीट वाले वीडियोस देखिए, किसी ने खंजर मार दिया, सीसीटीवी में वो हो गया तो उसकी रील वायरल कर दी। जितना आप निगेटिव देख रहे हैं ना, आपको पता नहीं चल रहा है वो आप निगेटिविटी को पी रहे हैं और वो आपके नेचुरल उसमें आ रही है, लाइफ में आ रही है, आपके व्यवहार में आ रही है। तो पॉजिटिविटी परोसो, प्यार परोसो, और अगर आप जितना अच्छी चीज़ें परोसेंगे वो आएंगी लाइफ में। तो निशब्द कविता और पहेलियों से भरा कोरा कागज़, प्यार में डूबा खंजर और नफरत में घुला संगीत, अनजान जीवन साथी और जाना जाना सा प्रेमी, रकीब से रिश्ते और रहबर सा दुश्मन। क्या बात है। इसको एक बार एक सांस में जरा पढ़ के बताइए ना। अच्छा, बिना दर्शक सुनना चाहते हैं। मतलब तो आपने समझा दिया, अब एक बार पढ़ के बताइए। कपटी बचपन और भोला दुशासन, चीखती लाशें और उस पर खामोश रिश्ते, सूनी राहें और चहलकदमी करते शमशान, रोता सावन और उस पर खिलखिलाते बूढ़े, बेरंग रंगोली और लाल लाल आंसू, निशब्द कविता, पहेलियों से भरा कोरा कागज़, प्यार में डूबा खंजर और नफरत में घुला संगीत, अनजान जीवन साथी और जाना जाना सा प्रेमी, रकीब से रिश्ते और रहबर सा दुश्मन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब आखिर में, चूंकि हम लोग इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हैं, आप अपना नंबर जरूर बता दें। कुछ जरूरतमंद लोग होंगे जो देख रहे होंगे आपको भारत एक सोच पे, कभी ऊपर वाला ना करे उनको ज़रूरत पड़े आपकी, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद है तो कैसे पहुंचेगा, एक बार ज़रूर डिटेल बताएं। बिल्कुल, भगवान ना करे कि मेरी ज़रूरत किसी को पड़े, लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो उस समय हमारे कंधे ज़रूर हो, हमारी गाड़ी वहाँ पे ज़रूर मौजूद हो। इस प्रयास के साथ आप हमारा नंबर लिख सकते हैं 831 819 3805। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। भारत एक सोच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। तो वर्षा वर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, और क्या कुछ जर्नी रही है उनके जीवन की और किस तरह से आगे बढ़ रही है, आगे का विजन क्या है, वो सब बताने की कोशिश की है। अगली बार एक और नई हस्ती के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।